हेलो एवरीवन। आज हम चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम विवेक शर्मा है। पहले आर्टिकल में हम पॉलिटी में बात करेंगे आज अबाउट कुछ प्रोविजंस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के अंडर। उनको स्ट्रक डाउन किया अभी सुप्रीम कोर्ट ने। सेकेंड आर्टिकल में जीन एडिटिंग क्या होती है और इंडिया ने इसका एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव डेवलप किया है। वी गोना टॉक अबाउट दिस। देन रॉयल्टी रेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम बात करेंगे लाइफ ऑन अर्थ के बारे में। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही रिसेंटली कि भाई जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये एक जुडिशियल बॉडी मतलब जुडिशरी के अंडर आती है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस, टेन्योर, सिक्योरिटी एंड सेपरेशन ऑफ पावर, ये तीन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपके बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। एंड आपका जो ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है 2021 का, ये इसको वायलेट करता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन किया है और कहा कि आप नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाइए अगले 4 महीने के अंदर एंड ये अपॉइंटमेंट करेगा। यहां पे इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आप अमेंडमेंट कीजिए। तो कहा जाता है कि भाई ट्रिब्यूनल्स एक्चुअल में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ 1976 में से ऐड किया गया, जहां पे दो मेजर प्रोविजंस को ध्यान में रखा गया। आर्टिकल 323A जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाता है, 323B जो ट्रिब्यूनल अदर मैटर्स जैसे टैक्सेशन, लेबर, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग रिफॉर्म या इलेक्शन या आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड बनाता है। अब यहां पे कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं जो ट्रिब्यूनल्स को बनाते टाइम ध्यान में रखने चाहिए। जैसे आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो इसमें ये कहता है कि भाई आपको स्ट्रेंथन करना है जुडिशियल बॉडीज को जहां पे एग्जीक्यूटिव का रोल थोड़ा कम हो। आर्टिकल 14 एंड 21 फेयर प्रोसीजर और एक्सेस टू जस्टिस के बारे में बात करता है। तो यहां पे ट्रिब्यूनल्स के अंदर इक्वालिटी एंड फेयरनेस को प्रमोट करने की बात होती है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो कि केशवानंद भारती केस से आई थी, यहां पे कहा था कि भाई पार्लियामेंट कभी भी डिल्यूट नहीं कर सकते जुडिशियल इंडिपेंडेंस को। एंड मोर ओवर आर्टिकल 32 एंड 226 जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। तो कहते हैं कि भाई अभी जो हमारे चीफ जस्टिस बी आर गवई जी हैं एंड के विनोद चंद्रन हैं जस्टिस साहब, इन दोनों ने अभी जजमेंट देते हुए कहा कि भाई यूनियन गवर्नमेंट यहां पे तीन मेजर प्रॉब्लम्स कर रही है। यूनियन गवर्नमेंट की डोमिनेशन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो जजेस का टेन्योर है बहुत शॉर्ट है एंड सैलरी एंड सर्विस कंडीशन गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। एंड कहीं ना कहीं ये वही प्रोविजंस थे जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इंट्रोड्यूस किए थे एंड उसी को वापस से री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है। तो यहां पे एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल को रोकने के लिए यहां पे हमारे जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा, व्हेन पार्लियामेंट ऑल्टर्स ट्रिब्यूनल सिस्टम इट मस्ट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इंपार्शियलिटी एंड इफेक्टिव एजुकेशन। तो इसको कहते हुए उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 14, 21 एंड 50 को आप फॉलो करो। फ्री, फेयर एंड रीजनेबल एजुकेशन जो आर्टिकल 21 का पार्ट है इसे फॉलो करो। राइट टू इक्वालिटी जहां पर टेन्योर और अपॉइंटमेंट में आप वायलेट करो उसे ठीक करो। एंड आर्टिकल 50 जहां पे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से बाहर लाने की बात की जा रही है, आप इसके ऊपर फोकस करो। तो ये कहीं ना कहीं 2021 के ऑर्डिनेंस का रीपैक था जिसको अभी ट्रैप कर दिया आपकी जुडिशरी ने। तो यहां पे कहा गया कि नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर कमीशन बनाओ, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाओ जो इंश्योर करे इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स को, एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल आर्टिकल 50 के अंडर जो कहा गया कि आपको कम करना है तो उसे आप कम करो। आर्टिकल 14 एंड 21 की अपनी जो लाइक रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करो। एंड ये ट्रिब्यूनल आपका कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करेगा एंड इसमें सर्च कम इलेक्शन कमेटी रहेगी आपकी। कोर्ट ने ये कहा आपकी ये इंश्योर करो मिनिमम टेन्योर और यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म्स आपके सर्विस लॉ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो। दीज आर द थिंग्स जो यहाँ पे कही गई हैं अभी फिलहाल हमारे कोर्ट के द्वारा। अब बात करते हैं देसी जीन एडिटिंग के बारे में। देखिए, क्रिस्पर कैस9 के बारे में यूपीएससी ने 2 बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। माइट बी अ पॉसिबिलिटी आपको टीएनपी बी प्रोटीन के बारे में इस बार क्वेश्चन आ जाए। अब ये है क्या और ये जीन एडिटिंग होती क्या है?
देखिए मान लीजिए मेरा डीएनए लिया, इस डीएनए को आप कट करें, ऑल्टर करें या इंसर्ट करें इसमें नई डीएनए सीक्वेंस को किसी एक प्रिसाइज लोकेशन पे, तो इस सभी चीजों को आप जीन एडिटिंग कह देते हैं, जहां पे आप जीन को बदल रहे हैं। तो जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग में आप, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लाइक जीनोम एडिटिंग में तो आप कोई फॉरेन जीन्स ऐड नहीं कर रहे हो, बट अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो तो आप फॉरेन जीन्स को ऐड करते हो। जैसे बीटी कॉटन, बेसिलस थ्रिंजाइसिस का जीन आपने कॉटन के अंदर ऐड किया, अब मेरे ही जीन्स में कुछ ऑल्ट्रेशन हुई थी, उस ऑल्ट्रेशन को ठीक करने के लिए कोई फॉरेन जीन्स ऐड नहीं किया गया, तो दैट इज जीनोम एडिटिंग। तो ये दो बेसिक इसके कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं अब यहां पे हमने क्या किया है, तो कहते हैं जो क्रिस्पर कैस9 है ये एक सीजर की तरह है, एक मॉलिक्यूल की बनी हुई सीजर है, जिसमें आरएनए गाइड जो है वो आपके एक, आप ये कह सकते हो कि क्रिस्पर है जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के पास जाएगा, उसे टैग कर देगा, एंड कैस9 प्रोटीन वो पार्ट है जो इसको कट करता है। तो इसमें कैस9 और कैस12a दोनों को यूज किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूट ने अपना पेटेंट करवा रखा है, जैसे ब्रॉड, एमआईटी एंड हार्वर्ड, और इनकी लाइसेंस फीस, रॉयल्टी इनकम बहुत हाई है। तो इंडिया में इसको यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे डॉक्टर कुतुब बिन अली मौला जो है, जो कि इंडिया के एक इंस्टीट्यूट के प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं, इनकी टीम ने और इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया टीएनपी प्रोटीन को। अब टीएनपी प्रोटीन क्या है, हम कैस9 और कैस12 की जगह इस प्रोटीन को यूज करेंगे। ये एंसेस्ट्रल प्रोटीन है क्रिस्पर सिस्टम का ही, एंड ओमेगा आरएनए का इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल आरएनए गाइड की जगह पे। तो कहते हैं ये सेम आपका फंडा देगा, बट इसमें बेनिफिट ये है कि जहां पे क्रिस्पर में आपके 1400 के आसपास अमीनो एसिड थे जो लार्ज साइज में थे, अब ये प्रोटीन साइज आपका थोड़ा छोटा है, तो इसको डिलीवर करना काफी इफेक्टिव होगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे आपके आईपीआर और बाकी चीजों की रिस्ट्रिक्शन थी, तो अब जीनोम एडिटिंग आपके लिए चीप हो जाएगी, मतलब जहां पे इंडिजिनस जीन्स को आप चेंज कर रहे हो, इंडियन एग्रीकल्चर को इससे बेनिफिट मिलेगा, आप कमर्शलाइज कर सकते हो, इसको प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर कर सकते हो। जीन जीनोम एडिटिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इनकी रेगुलेशन के अंदर आप लाइट रेगुलेशन लाके इसे और ज्यादा प्रमोट कर सकते हो। तो ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी बिल्ड करनी हो, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप बनानी हो, हाई यील्ड राइस, मिलेट या व्हीट बनाना हो, या डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बिल्ड करनी हो, उन सब में आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द आर्टिकल। अब बात करते हैं आज के तीसरे आर्टिकल। नाउ वी विल गोना टॉक अबाउट रॉयल्टी रेट। अब हुआ क्या है और क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत से क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो और नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल हो। अब एक आइडिया आप ये लगा के चलिए, ग्रेफाइट आपकी ई व्हीकल्स की लिथियम आयन बैटरी को बनाने में यूज होता है, जिरकोनियम आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और सिरेमिक इंडस्ट्री में यूज होता है, रुबीडियम एंड सीजियम आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीएस सिस्टम और कई एडवांस मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसके ऊपर जो रॉयल्टी लगती थी उसको रिवाइज किया ताकि बूस्ट कर सके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। तो ऐसे 30 क्रिटिकल मिनरल्स को हमने आइडेंटिफाई किया, ऑल्दो सीजियम एंड रुबीडियम हमारी क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में नहीं आता, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रॉयल्टी रेट आपका माइन एंड मिनरल जो आपका एक्ट है 1957 का, उसके अंडर रेगुलेट की जाती है। पहले पर टन इसे कैलकुलेट किया जाता था, अब इसमें एडवरम रॉयल्टी को हमने ऐड किया। मतलब पहले फ्लैट टन रेट की जगह पे अब हमने कहा कि क्या कहा है कि भाई अगर 80% से ऊपर का आपका ग्रेफाइट में कार्बन है तो 4% रॉयल्टी आप पे करेंगे, एंड अगर आपका 80% से 2% आप रॉयल्टी पे करेंगे, एंड अगर 80% से कम रहेगा तो उसमें 4% पे करेंगे। देन सीजियम और रुबीडियम के केस में 2% रॉयल्टी है, पहले 12% होती थी, एंड जिरकोनियम के केस में 1% कर दिया जो पहले 6% होती थी। तो इससे डोमेस्टिक रिजर्व्स को हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, माइनिंग और ज्यादा बेटर हो पाएगी, जो कि अभी बहुत स्लो चलती है एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और प्रोसेसिंग स्टेज में बहुत टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये चीजें सॉल्व हो पाएंगी एंड प्राइवेट प्लेयर के पार्टिसिपेशन को हम बूस्ट कर पाएंगे। अभी तक यहाँ पे आपको प्राइस की वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से। चाइना का एक डोमिनेंस है, ऑलमोस्ट 80 to 90% सप्लाई चेन यही आपके होल्ड करते हैं।
एंड टेक्नोलॉजी की भी लिमिटेशन आपको देखने को मिलती है, जहां पे इंडिया अभी तक इन टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। अब बात करते हैं टिल्ट बॉडी के बारे में। अब टिल्ट बॉडी क्या होती है? जैसे आपने कई जानवर देखे होंगे, जैसे आपके ब्रिटल स्टार्च, इनमें मिनरल प्लेट्स होती है, रेप्टाइल्स में क्रेटिन होता है, फिश में डर्मल स्केल्स होते हैं। ये एक तरह के इनका प्रोटेक्टिव गियर है। जैसे हमारी स्किन है, ऐसे ही इनकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है। जैसे फेदर जो है बर्ड्स में देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि भाई अभी एक बायोलॉजिकल एटलस क्रिएट की जा रही थी, जो कि पॉलिस PLOS बायोलॉजी के द्वारा प्लस बायोलॉजी के द्वारा पब्लिश की गई थी। और इसमें बात की गई कि भाई ये जो प्रोटेक्टिव प्लेट्स हैं, यानी जो प्रोटेक्टिव यूनिट्स हैं, ये आपको बहुत कॉमन देखने को मिलती है अक्रॉस द लाइफ फॉर्म, जो भी आपको दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। तो कहते हैं ये सभी की एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है, अपने अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन में वो पैदा हुए, जैसे भी वो थे, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने इस चीज को अडेप्ट किया। एंड इसमें आप कह सकते हो कि कंपैरेटिवली ये कहीं ना कहीं हर बर्ड्स के अंदर आपको देखने को, मतलब हर स्पीशीज के अंदर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 40 से ज्यादा मेजर ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स हैं जिसके अंदर ये कॉमन है। एंड ये इस बात को दर्शाते हैं कि हमारी जो एवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करते, सबकी एक जैसी ही एवोल्यूशन है। कहते हैं इससे आप बायोलॉजिकल एवोल्यूशन सभी स्पीशीज का समझ पाएंगे, बायोडाइवर्सिटी को स्टडी कर पाएंगे और उनके आपस में रिलेशन को स्टडी कर पाएंगे। एंड इससे स्पीशीज को कंजर्व करने में भी आपको हेल्प मिलेगा। इन एडिशन टू दिस, आप कल को फ्लेक्सिबल आर्मर बनाना चाहते हैं, या प्रोटेक्टिव गियर्स, रोबोटिक्स या लाइट वेट शील्ड्स, इन सब में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है अगर आप इस चीज को ढंग से समझते हैं तो आज की डिस्कशन में इतना ही था, जहां पे आज मैं आपको कंक्लूड करता हूं ये टॉपिक। एंड कल हमारी जो डिस्कशन होगी उसमें कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं आपके साथ कनेक्ट करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।